यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन जिसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं विद थोड़ा सा ब्रेन। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट्स एंड ले-ऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स। तो कौन ये सारी चीजें हैंडल करता है, हमें ये बताना है। बेसिक टर्म्स दिए गए हैं कि सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या फिर तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, या फिर तो लेबर ब्यूरो, या फिर तो नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन ये सारी चीजें मैनेज करता है। तो अगर देखिए आप ध्यान से इन सारे टर्म्स को देखेंगे, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, मतलब इंडस्ट्री में कुछ झगड़े उगड़े हो रहे हैं, उन सारे को सुलझाना है। अगर हम देखिए क्लोजर्स की बात करें तो जो भी उनकी सैलरी हो रही है उन सबका क्लोजर अगर वो छोड़ के जा रहे हैं। रिट्रेंचमेंट्स जो कि डिडक्शन करना है, या फिर तो ले ऑफ्स, अगर ले ऑफ करना है फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय को, तो सीएसओ काम करेगा क्या? नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करता है स्टैटिस्टिकल वाले। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ही बड़े लेवल पे काम करेगी। लेबर ब्यूरो अगर देखें तो इसमें लेबर वर्ड आ रहा है, जो कि डेफिनेटली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में जो लेबर काम करेंगे उन सबका ध्यान रखेगा। क्लोजर्स, रिटेंचमेंट्स एंड ले ऑफ्स में टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम तो नहीं होगा, तो लेबर ब्यूरो इज करेक्ट आंसर। यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इसे लॉजिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। बोथ एफडीआई एंड एफआईआई, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कहा जाता है, आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन कंट्री। हमें पता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। कौन सा स्टेटमेंट है जो इन दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस पता करता है? तो आपको पता है कि एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एफआईआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एफडीआई हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स टेक्नोलॉजी वाइल एफडीआई ओनली ब्रिंग्स इन कैपिटल। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर, जो कि एकदम सही है कि एफडीआई स्पेसिफिक टारगेट सेक्टर को ही करता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और एफआईआई हेल्प करता है कैपिटल अवेलेबिलिटी में, क्योंकि वो लोग शाम को लाते हैं और अगली सुबह निकाल लेते हैं। तो डेफिनेटली एफडीआई ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो एफडीआई फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट व्हेयर एफआईआई टारगेट्स प्राइमरी मार्केट। बल्कि ये टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि एफआईआई होता है वो सेकेंडरी मार्केट को टारगेट करता है, बल्कि एफडीआई प्राइमरी मार्केट को टारगेट करता है। एंड लास्ट वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, दैट इज नॉट स्टेबल। इंस्टेड एफडीआई इज मोर स्टेबल देन एफआईआई बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है एज कंपेयर टू एफआईआई। इस यूपीएससी आईएएस के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। इफ अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी अ लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ अ कंट्री देन इट इज कॉल्ड डैश काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, और इसने पूछा कि अगर लंबे टाइम तक सेम टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट चलता रहा तो कौन से टाइप का ये कहलाएगा? क्योंकि बहुत सारे टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट होता है, स्ट्रक्चरल होता है, सीजनल होता है, वल्नरेबल होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, साइक्लिक होता है और फ्रिक्शनल होता है। लेकिन तो हमें ऑप्शंस भी प्रोवाइडेड हैं इसमें, जिसमें कि फर्स्ट टाइप एक्सप्लेन किया, स्ट्रक्चरल होता है, या फिर तो कैजुअल होता है, या फ्रिक्शनल होता है, या क्रोनिक होता है। तो डेफिनेटली आपने क्रोनिक डिजीज के बारे में भी पढ़ा होगा, जो बहुत लंबे टाइम से आपको हो जाता है। तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ द कंट्री है, जो अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली लंबे टाइम से चल रहा है, तो ये क्या होगा? क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट होगा। लेकिन हम लोग फिर भी देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें कि आपकी स्किल के मुताबिक आपके पास जॉब है ही नहीं। कैजुअल क्या होता है? बहुत ही कैजुअल वाला। और फ्रिक्शनल क्या होता है? जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज करें तो उसके बीच वाला जो टाइम पीरियड जिसमें कि आप निठल्ले बैठे रहते हैं, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और क्रोनिक तो जो कि बहुत ही लंबे टाइम से आप अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन आपको मिल ही नहीं रही है, तो इसे कहते हैं क्रोनिक। यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन हम लोग चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से विद बेसिक फंडामेंटल लॉजिक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो देखिए, जब भी इस टाइप के कोई नंबर्स है 3.2% या फिर 4.2%, तो हमें नहीं पता कि यार एग्जैक्ट नंबर्स क्या है। अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मिस्टेक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर आपको कोई लाइन में मिस्टेक करना है तो बहुत ये हॉटस्पॉट रहता है। तो अल्टीमेटली ये डेफिनेटली मिस्टेक है। अल्टीमेटली 3.2% सही है, पर ये इंपोर्ट वाली की बात की गई है, एक्सपोर्ट वाली की बात बिल्कुल नहीं की गई है। तो ध्यान रखने वाली बात है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसके साथ में? ये डेफिनेटली इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 3.5% है असली एक्सपोर्ट में, लेकिन 3.2% है वो इंपोर्ट में। तो स्टेटमेंट को तो पूरा इनकरेक्ट हो गया। अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई, पहला करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। यूपीएससी 2023 आईएएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसे हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी। इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है ये एकदम सेम है जितनी थी, लेकिन क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते चले जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोग मांगने वाले हैं लेकिन सप्लाई सेम है। तो क्या होगा? 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड है कि फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, या इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप ये समझिए सप्लाई सेम है, तो ये समझिए कि पैसे का सप्लाई सेम नहीं है, प्याज का सप्लाई सेम है। ठीक है, हम लोग इसे ईजी वे में समझते हैं कि प्याज का सप्लाई तो सेम है, लेकिन डिमांड क्या है? बहुत बढ़ी है। मतलब बहुत सारे लेने वाले हैं, एकदम भीड़ लग गई है। तो क्या है, लेकिन मेरे पास 2 किलो ही प्याज है, लेकिन लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, जो मैं 30 का दे रहा था मैं 60 का दूंगा। क्यों? क्योंकि लेने वाले बहुत हैं और लोगों को देना भी पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे कि यार कौन लेगा 60 का प्याज यार। तो आरबीआई क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही इंक्रीज कर देगी, जिससे कि बहुत सारे लोग, जो डिमांड बढ़ रही थी पूरी की पूरी रिड्यूस हो जाएगी, और जिससे कि सप्लाई को भी पूरा कैटर किया जा सके।